आज का जो क्लास है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में रिप्रेजेंट करने देखेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स प्लेन, अर्गेंट प्लेन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं या किसी प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज का पूरा क्लास इसी पे बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको पूरा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो यार कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस हो गया आपका, दिस इज वाई एक्सिस। ये आपको पता है कि ये जो प्लेन है 4 भागों में बढ़ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है ना। ऐसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -1, -2, -3, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3। आप देखो ना, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। मान लीजिए कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे हम सपोज करते हैं, यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा होगा आप बताएंगे ज़रा। देखिए तो इसका मतलब हो गया ऐसे, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2 है, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। आपको ये सब पता है। वैसे ही इस प्लेन में न जाने कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और सारे पॉइंट्स जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएगा। हर वो एक पॉइंट एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएगा, है ना। जैसे मैं इसका बात करूं तो उसके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये वाला जो एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस होता है। रियल एक्सिस मतलब इसमें रियल नंबर लाइन को दिखाते हैं। वैसे बचपन में भी हम लोग पढ़ के रखे हैं कि रियल नंबर लाइन पे क्या होता था, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ऐसे हम लोग पढ़ते थे। केवल एक्स एक्सिस को ही दिखाते थे, इसलिए दिखाते थे वहाँ पे क्योंकि ये रियल नंबर को केवल हमको दिखाना होता था। यहाँ रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर को भी दिखाना है, क्योंकि रियल और इमेजिनरी दोनों को मिलाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो ये रियल एक्सिस और ये वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। कौन सा एक्सिस जी? दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ देख लो यार, इमेजिनरी एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है ना, इमेजिनरी एक्सिस है। तो ध्यान दो, ये वाला जो है और ये वाला, ये रियल नंबर को दिखाता है, ये इमेजिनरी नंबर को दिखाता है। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा 3 + आयोटा 2 या 2 आयोटा, एक ही बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। मतलब इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो इस पे। जैसे मान लो अगर यहाँ का हम कोऑर्डिनेट देखना चाहें, यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर क्या है तो आप सामने आके देख लीजिए क्या है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 और -3 है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो 2 + -3 आयोटा। ये वाला अपने साइन के साथ इमेजिनरी नंबर को शो करेगा, है ना। मतलब 2 + तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ का पॉइंट का अगर बात करें, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, सपोज करें आप ये वाला, ये है ना, ये वाला पॉइंट को हम लेते हैं। तो यहाँ साफ दिख रहा है एक्स एक्सिस कितना भैया, -3 और ये -2। मतलब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में है दोनों नेगेटिव होता है। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में अगर हम चलें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या, -3। a + आयोटा भी होता है ना, a + आयोटा भी। तो ये तो इसका साइन माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस एक ही साथ लिखने सीखेंगे, साइन के साथ हो जाता है। a + आयोटा भी, दिस इज a, एक्स एक्सिस इमेजिनरी नंबर को दिखाएगा, इमेजिनरी पार्ट को दिखाएगा। वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस जो है रियल पार्ट को दिखाएगा, और ये वाई कोऑर्डिनेट जो है इमेजिनरी पार्ट को दिखाएगा साइन के साथ, ठीक है ना। इसका साइन कोई दिक्कत नहीं चेंज होगा। यहाँ देखिए, अगर इस पॉइंट का हम बात करें, इस पॉइंट का क्या है यहाँ का कोऑर्डिनेट, -3 -2। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना सर, वो क्या होगा, -3 + 2 आयोटा। ये वाला जो है, ये वाला रियल पार्ट को दिखाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट को दिखाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट रियल पार्ट को दिखाएगा और वाई कोऑर्डिनेट इमेजिनरी पार्ट को दिखाएगा। ऐसे हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आके देखिएगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 4 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट 4 0, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, वो होगा 4 का मतलब क्या, साफ देखिए, इस पे 0 आयोटा लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जाके देखिए तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है सर, 2 0।
तो यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा 2 + आयोटा 0 या सिंपल 2, या हम सिंपल 2 ही कह सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी हम रियल एक्सिस पे चलते थे तो ये रियल नंबर लाइन को ही दिखाता। आप पूरा जाके देखिए ना, हर एक जगह जाके देखिए, है ना। यहाँ पे आप जाके देखिए क्या होगा, तो 0 3 यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो होता है ना एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा सर, तो यहाँ होगा 3 आयोटा, या यूँ कह लीजिए कि 0 + 3 आयोटा, यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पॉइंट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। या यूँ कहो कि इस पॉइंट को किस कॉम्प्लेक्स नंबर से दिखाएंगे, तो 0 + 3 आयोटा या 3 आयोटा। इसमें देखिएगा ना पूरा में, आप यहाँ को लिख करके देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ को जब लिखिएगा तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 0 - आयोटा, मतलब क्या, केवल इमेजिनरी पार्ट ही होगा इसमें। देख लीजिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, इस पूरे में यहाँ भी लिखिएगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 0 + 2 आयोटा। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 2 है। तो एक्स एक्सिस पर जो कोई भी पॉइंट होगा वो केवल रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर होगा, या कहो सारे रियल तो कॉम्प्लेक्स होते ही हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है ना। तो ये कहानी है आपका। और ध्यान देने की बात है, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन, जिस प्लेन पे हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, इस प्लेन को बोलते हैं हम लोग कौन सा प्लेन भैया, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गेंड प्लेन। ठीक है ना, आर्गेंड प्लेन। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है ना तुम्हारा, यहाँ पे ओरिजिन होता था 0 0, इसको रेक्टिलिनियर प्लेन कहते थे ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे या आर्गेंड प्लेन कहेंगे, आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो मैं आगे अब चलता हूँ, क्या है आगे। अभी देखिए क्या करते हैं, फिर से हम प्लेन बनाते हैं। ठीक है ना। फिर से प्लेन को 4 भाग में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या करते हैं भैया, डिवाइड करते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, है ना, वाई वाई डैश। अगर मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट है, सपोज करें यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास ए बी है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ए है ना। तो आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस ए होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ए होता है और ये वाला डिस्टेंस बी होता है ना। ये वर्टिकल डिस्टेंस, या यूँ कहो कि ये बी होगा और ये ए होगा, तो ये भी ए होगा अगर हम यहाँ से मिलाएंगे तो। ठीक है। यहाँ के लिए अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होगा तो क्या होगा, ए + आयोटा बी, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर 0 0, क्या होता है 0 0। अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देते हैं, ओरिजिन से क्या करते हैं, इस पॉइंट को सपोज करिए हमने क्या करना है, मिला देना है, ऐसे मिला दिया जी, ये मिला दिया। तो यहाँ के बीच का, ओरिजिन से और इस पॉइंट के बीच का दूरी, या यूँ कहो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। और वो आर है ना, आर कह लीजिए, या इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। हम बोले थे कि मॉडुलस बाद में बताएंगे, लास्ट वाली क्लास में बोले थे मॉडुलस क्या है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका यही है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं आर्गेंड प्लेन में है, दिस इज आर्गेंड प्लेन है जी, एक बार और मैं रिवाइज करके रख रहा हूँ। आर्गेंड प्लेन, ये जो प्लेन है 4 भाग में बांटे हुए आप, दिस इज आर्गेंड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है, जेड है। वो डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। जेड कैसे निकलेगा, जेड मॉडुलस ऑफ जेड, दिस इज आर को हम लोग क्या लिखेंगे, आर बराबर या आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम 10वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑरिजिन से किसी पॉइंट के बीच का दूरी निकालते हैं तो x² + y² हो जाता है। या यूँ कहो कि ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिस गिव्स क्या हो जाएगा a² और ये b²। ये तो हो गया इन डिटेल। लेकिन हम लोग ऐसे भी तो पढ़े हैं कि ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट के बीच का दूरी निकालना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है, तो सीधे x² + b², सॉरी x कोऑर्डिनेट मतलब x² + y² मतलब a² + b², है ना। यहाँ मैं निकाल के दिखाया था x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला से निकाले हैं।
ये निकल गया आपका r। और r को हम लोग क्या कहते हैं ना, r को हम लोग सर क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। क्या कहेंगे सर, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। और ये लाइन को जब आप मिलाएं ऑरिजिन से, तो x एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन में एंगल बना, इस एंगल को हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या यूँ कहो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या सर, एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, या यूँ कहो कि आर्गुमेंट कहते हैं। दिस इज आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट, एनी आर्गुमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आर, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड करके भी लिखते हैं। और इसको मॉडुलस ऑफ जेड लिखेंगे, ठीक है ना। आर को ध्यान देना, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हम बोल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन भी इसको बोलते हैं। किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ कि थीटा कैसा होना चाहिए, तो थीटा को होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए सर, है ना। कितना अच्छा है, ठीक है। अब देखिए एम्पलीट्यूड हमको पता चल गया, ठीक है, और मॉडुलस भी पता चल गया। ये निकालेंगे कैसे, ये भी निकालने का तरीका है। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस सर कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस ए है ना। क्यों, ये कोऑर्डिनेट देख के हम बता रहे हैं, ए यहाँ का कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ए है, और ये बी कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, बी है, ये बी है ना। कैसे, मैं बताया हूँ कि कहीं भी, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, पेन गिर गया है, देख लीजिए। मैं क्या है ना कि बताया हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट 3 4 है, सपोज करिए ये कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला डिस्टेंस 3 होता है, ये डिस्टेंस 4 होता है ना। तो ये डिस्टेंस यहाँ a है, मतलब ओरिजिन से ये दूरी a हो गया, ये वाली डिस्टेंस b हो गया। तो क्या हम निकाल सकते हैं, डस्टर, हाँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, tan थीटा, tan थीटा निकाल सकते हैं। देखो तो यहाँ निकाल रहा हूँ ना मैं tan थीटा, दिस इज tan थीटा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये बच गया बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। ये निकल जाएगा यहाँ से tan थीटा निकल गया, तो थीटा निकल ही जाएगा, tan को उधर भेज लीजिए तो tan इनवर्स b/a करके निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा। हाँ, ध्यान देने की बात है कि अगर इस x एक्सिस को ध्यान दीजिए, इस एक्सिस को अगर आप मिरर समझें, क्या समझे सर, मिरर समझें, तो इसका अगर मिरर इमेज निकालेंगे, इसका मिरर इमेज निकालेंगे, तो ये अगर मिरर है तो उतना ही दूरी पे नीचे, उतना ही दूरी पे, जस्ट उसके नीचे, उतना ही डिस्टेंस पे, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे, जस्ट उसके नीचे उसका इमेज बनेगा a माइनस बी, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के एलोंग अगर इमेज बनाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करता है, ये भी याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं तो आप सामने देखिए ना, यहाँ है तो यहीं होगा, जस्ट उसके नीचे होगा। तो ये मिरर इमेज हो गया व्हेन एक्स एक्सिस ट्रीटेड एज मिरर, इसको हम मिरर समझेंगे तब। तो ये जो पॉइंट बना इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस को मिरर मान के, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कंजुगेट ऑफ जेड। क्या कहलाएगा, कंजुगेट ऑफ जेड, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। यहाँ अगर ए प्लस आयोटा भी है तो कंजुगेट हम बताए थे ना, क्या होता था, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो उसका कंजुगेट माइनस। आप देखिए ना माइनस दिख रहा है कि नहीं, ए इस पॉइंट को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो ए माइनस आयोटा भी, क्योंकि होता है प्लस, तो प्लस माइनस तो माइनस से हो जाएगा ना। तो ये निकल गया आपका, उसका क्या निकल गया, कंजुगेट। अब ध्यान देने की बात है कि इसको भी अगर मैं ऑरिजिन से मिला दूं, इसको भी ऑरिजिन से मिला दूं, ठीक है, इसको भी ऑरिजिन से मिला दूं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी तो आर ही कहलाएगा ऑरिजिन से,
और इस केस में यहाँ भी r निकालेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए तो ध्यान से, यहाँ भी अगर हम r निकाल रहे हैं तो अंडर रूट a माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी का भी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये भी आपका जो डिस्टेंस, जैसे ये वाला डिस्टेंस हमारा निकला था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमारा क्या निकल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी निकल रहा है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होता है, कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस उतना नहीं होता है, मॉडुलस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। देख लिए, ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट है, यहाँ a स्क्वायर हमने लिखा है ना, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिए, a माइनस 0 का स्क्वायर b माइनस 0 का स्क्वायर, या यूँ कह लीजिए माइनस बी माइनस 0 का स्क्वायर। मॉडुलस में कोई दिक्कत नहीं है। तो x एक्सिस के साथ तो हमने क्या कहा था भैया कि x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं इसका भी बात नहीं करूँगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, है ना। बस आप यहाँ इतना ही समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से ऑरिजिन से इस पॉइंट के बीच की दूरी है, उसका मॉडुलस हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको साफ समझना है कि उस जहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑरिजिन से उसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज मॉडुलस। और कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मिरर इमेज जो होगा, मिरर इमेज बस याद रखना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब कभी भी मिरर इमेज बनाते हैं ना सर, कहीं भी बना लीजिएगा एक्स एक्सिस को मिरर मान के, तो इसका जस्ट नीचे ही ना होगा, मतलब नीचे ही होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलता, इधर भी होगा तो उसका नीचे ही ना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, बस वाई कोऑर्डिनेट बदल जाता है। बदलने का सेंस है नेगेटिव हो जाता है, ठीक। चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाए। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स ए है, अगर ए और बी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, सपोज करिए कि अगर ये कोई तो ए बी कोऑर्डिनेट है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है ए प्लस आयोटा बी को, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा भैया, ए माइनस बी हो जाएगा। उसी कारण क्या होगा, मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, या यूँ कहो कि ये ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी यहाँ भी होता है, मतलब प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, बी नेगेटिव है ना, इसीलिए। तो ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट है। मान लीजिए कि अगर कोई दोनों नेगेटिव है सर, दोनों नेगेटिव है, अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंजुगेट तो हम जान रहे हैं कि क्या होगा, माइनस ए प्लस आयोटा बी, यहाँ का साइन केवल चेंज होता है। या हम यहाँ भी तो जान रहे हैं कि मिरर इमेज है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं बदलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस मिरर है, एक्स एक्सिस मिरर है, तो ये वाला चेंज हो जाएगा केवल साइन। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस ए प्लस आयोटा बी। ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मैं और थोड़ा डिटेल ऐसे लूँ कि 3 4 है भैया, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो 3 प्लस आयोटा 4। इसका कंजुगेट क्या होगा, तो 3 माइनस 4। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही दिखा रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक तरीका है लिखने का, एक तरीका है लिखने का, है ना, बस तरीका केवल अलग अलग है। तो इतना आप जानो कि कोऑर्डिनेट प्लेन में जितने भी पॉइंट लिखते थे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, आर्गेंट प्लेन में, ठीक। अब देखिए और मज़ेदार बात होगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे देखिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये और आसान है, थोड़ा सा ये समझ गए बस ये चैप्टर निकल गया, और कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लास्ट थ्योरी है का पार्ट, हम क्या बोल रहे हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज पोलर लिखा हूं ना, क्या लिखा हूं, दिस इज पोलर, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए ना था कि ये आपका, देखिए कितना आसान है, सेम है, एक ही फंडा है, नया कुछ नहीं है। ये मान लीजिए एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश है, ठीक है। अगर मान लिया यार कि यहाँ एक पॉइंट है, सपोज करो एक पॉइंट है,
ए बी, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मैं एक ही जगह ना कहीं भी मान सकता हूँ, एक आर्बिट्री पॉइंट ए बी ले रहे हैं एक आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ का आप बताओ कि यहाँ तो ए और बी के फॉर्म में लिखना है, आप इसको अगर हम बोलें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो तो आप बता दोगे कि ए प्लस आयोटा बी है। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ए प्लस आयोटा बी, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये भी पता है कि इसको ओरिजिन से अगर मिला दें तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है या पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो इस लाइन का एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसको ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का तरीका है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का तरीका है, ठीक है। तो जब हम आर्गेंट प्लेन में लिखते हैं पोलर फॉर्म में, तो ऑरिजिन को हम यहाँ अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, पोल बोलेंगे, ठीक ना। इसको पोल बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना। देखिए जब पोल बोलेंगे तो हमको क्या करना है कि ये दिस इज आर, आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड, आर का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। और थीटा का मतलब क्या हो गया, आर्गुमेंट, दिस इज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। बार बार लिखेंगे ना तो आदत हो जाएगा। और इसी के फॉर्म में, इसी के रूप में, इसी के टर्म में अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के टर्म में, मतलब क्या, आर और थीटा के टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी है ना, अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वही वाला रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना ही पोलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर वही रहेगा, बस पोलर फॉर्म में रहेगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर वही है, लिखने का तरीका हमने बस ये रखा है, ठीक है ना। मतलब आर और थीटा के फॉर्म में ए और बी को लिखो, मतलब ए का वैल्यू अगर आर और थीटा के टर्म में निकल जाए और बी का वैल्यू आर और थीटा के फॉर्म में निकल जाए, तो आर और थीटा के फॉर्म में यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। और जब यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे तो कोऑर्डिनेट को ए प्लस आयोटा बी करके तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख लेंगे, तो वही हो जाएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन। मैं साफ साफ लिखा हूँ कि आर और थीटा, जो कि थीटा एम्पलीट्यूड है, आर क्या है, मॉडुलस है, इसी के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा। सर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, साफ साफ देखिए। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, इस कोऑर्डिनेट के कारण ए, दिस इज ए, यहाँ का कोऑर्डिनेट ए है, मतलब एब्सिसा बोलते हैं ना इसको, ऑरिजिन से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ पोल बोलेंगे, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या है, बी है, ठीक है। तो मेरे को दो बात निकालना है यहाँ से। चलिए तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो थीटा के सामने अगर हम लोग निकालते हैं एक बार, क्या साइन थीटा निकाल रहे हैं, दिस इज साइन थीटा। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको आर चाहिए। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर हो गया बी, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और यहाँ का ये हो गया आर, आर का मतलब मॉडुलस, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को आर निकल जाएगा, आर को आप इधर ले आओ, तो आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, सॉरी आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया, बी निकल गया, ठीक है। और एक बार और चलते हैं, यहाँ कॉस थीटा निकालते हैं। क्या चलते हैं जी, कॉस थीटा निकालते हैं। देखिए कॉस थीटा कैसे निकलेगा, अगर कॉस थीटा निकालेंगे थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो गया बेस, तो बेस 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये आर है, तो यहाँ से आपका निकल गया कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, और आर, ए का भी वैल्यू निकल गया, मतलब ए का भी वैल्यू निकल गया, बी का भी वैल्यू निकल गया, आर और थीटा के टर्म में। आर और थीटा के फॉर्म में ए और बी का वैल्यू अगर हम यहाँ इसी कोऑर्डिनेट को लिखें तो क्या लिख पाएंगे, ए को क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा। ध्यान रखना है पहले कॉस थीटा ना, आर कॉस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, बी को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिख लिए, दिस इज थीटा, क्या है, थीटा। अरे बाबा इसी कोऑर्डिनेट को ना आर और थीटा के फॉर्म में लिख दिए, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो भाई इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे ना, लिख लेंगे। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके लिए जो बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा वो आर कॉस थीटा, दिस इज प्लस आई आर साइन थीटा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना, इसको आप आर कॉमन ले लीजिए ना, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, आर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा,
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना आर और थीटा के फॉर्म में बना, यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई नया नहीं है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉस थीटा और आई साइन थीटा है। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है जी? पोलर फॉर्म में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दिया रहेगा और आप निकालिए, पोलर फॉर्म में लिख लेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा पहले, अरे कोऑर्डिनेट यार याद रखो ना, यहाँ का आर कॉस थीटा, यहाँ का आर साइन थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, पहले कॉस, ठीक है, खत्म। देखिए अब क्वेश्चन कराते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया। थोड़ा सा ये हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ ये पॉइंट अगर सपोज करिए कि ए बी है, मैंने क्या कहा कि यहाँ का पॉइंट अगर ए बी है तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर। इसके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, एक बार साफ साफ लिखने के लिए हम आए हैं दोबारा से, ठीक। दिस इज, यहाँ पे देखो ये है ना, तो ये वाला हमारा थीटा हो गया। थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? तो थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई तक हो सकता है, लेकिन अगर थीटा का वैल्यू माइनस पाई से लेकर के पाई तक होगा, माइनस पाई से लेकर के पाई तक होगा, जहाँ माइनस पाई इंक्लूड नहीं होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तब हम लोग क्या बोलेंगे सर? प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और क्लास 11th में या अभी तक जितना भी सिलेबस है आपको, जब तक नहीं बोलेगा आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट समझना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट समझना है जी, ठीक है ना। क्या समझना है? प्रिंसिपल आर्गूमेंट। माइनस थीटा से माइनस पाई से लेकर के पाई तक, मतलब क्या? माइनस पाई का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक दिस इज हो गया पाई, मतलब इधर हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से इधर क्या हो जाएगा? माइनस पाई, दिस इज माइनस पाई, और इधर से इधर पाई, मतलब एक बार इधर से और एक बार इधर से ऐसे चलना है, तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, है ना। चलिए मैं थोड़ा डिस्कशन है, थोड़ा सा रह गया। देखिए अगर ये यहाँ पे है, सपोज करिए यहाँ पे मैं थीटा का केस दिखा देता हूँ इधर में दो तरीका से, कि अगर नॉर्मल केस में रहेगा तब, और जब प्रिंसिपल आर्गूमेंट रहेगा तब कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग में बड़ी मदद करेगा आपको, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऐसे कोई पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे मान लीजिए ए बी रहेगा, तो ये हो गया हमारा थीटा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहेगा, सपोज करिए यहाँ पे रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट करेंगे। अगर मान लीजिए आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये वाला आपका आर्गूमेंट रहेगा थीटा, ठीक है। मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे रहेगा पॉइंट, तो ये वाला रहेगा, ये आपका थीटा रहेगा, दिस इज थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बताए हैं थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 2 पाई तक होगा, 0 से 2 पाई तक होगा, दोनों पॉइंट इंक्लूड करेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट रहेगा भैया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहीं पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट अगर रहेगा तो क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला, हाँ। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये वाला, ये थीटा लिया जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो ये वाला एंगल लेना है, क्योंकि माइनस पाई से चलेंगे, क्योंकि ये तो पाई तक हो गया ना इधर, क्योंकि हमारा यहाँ थीटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट में कहाँ से कहाँ तक रहेगा थीटा, तो यहाँ हमारा माइनस पाई से लेकर के पाई तक रहेगा, जिसमें माइनस पाई इंक्लूड नहीं रहेगा, पाई इंक्लूड रहेगा। पाई क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा, मतलब यहाँ तक जाएंगे। लेकिन फिर और जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मान लीजिए यहाँ रह गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है यहाँ, तो ये वाला थीटा लेंगे, समझ गया ना। राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट करेंगे थीटा निकालने के लिए, ठीक ना। तो ये थ्योरी कंप्लीट। अब देखिए मैं क्वेश्चन बना देता हूँ फटाफट एकदम। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट या यहाँ से यहीं तक जाएगा, और फिर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज नहीं, अब क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ में क्लॉकवाइज, वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, आर्गूमेंट नेगेटिव होगा, है ना। और ये तो मैं इधर बताया था आपको जब प्रिंसिपल नहीं रहेगा तब का। अब क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन है 1 + i/3। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, रिप्रेजेंट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट करो इसको। देखिए मैंने ये 2 क्वेश्चन लिख के रखा है। ये दोनों ही क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भैया क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 + i/3 इन पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, इसको भी पोलर फॉर्म में लिखना है। अरे बाबा आसान है, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाइएगा, बहुत आसान पड़ेगा। देखिए क्या करना है भैया, पहले एक्सिस बना लेना है और इस पॉइंट को बताइए कहाँ होगा 1 3, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मैं फर्स्ट वाला बना रहा हूँ। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 + i/3, यही ना है। तो 1 + i/3 के करस्पॉन्डिंग में पॉइंट कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं होगा। मान लेते हैं 1 यहाँ पे, एक रफ डायग्राम बना देते हैं कि 1 3 यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑरिजिन के साथ मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये r होगा, ये मॉड्यूलस ऑफ z। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस 3 है और ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, 1 है। ये 1 क्योंकि यहाँ का x कोऑर्डिनेट 1 है, ये 3। अब हमने क्या करना है, फटाफट r निकालते हैं। तो r कैसे निकलेगा, r का मतलब मॉड्यूलस ऑफ z वो होता है a² + b², मतलब 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अंडर रूट। आप सीधा लिख सकते हैं 9 1 10, ये क्या हो जाएगा, √10 और √10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद tan थीटा, दिस इज थीटा, एम्पलीट्यूड यही ना होगा x एक्सिस के साथ उस लाइन का। तो थीटा मतलब tan थीटा, दिस इज tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, तो 3/1, दिस इज tan 3/1। ठीक है ना। देखिए मैं 2 क्वेश्चन लिख करके रखा हूँ। ठीक है, पहला है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 + i/√3, यहाँ √3 है ना, i/√3, दिस इज √3 है इन पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में लिखिए और कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। यहाँ भी √3 है, इसको पोलर फॉर्म में लिखिए। अगर आपसे बनेगा तो 2 मिनट के अंदर बनाइए। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, मैं रुका हूँ। ठीक है, अब मैच करिएगा, बन गया होगा तो ठीक है ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए बड़ा सिंपल है, मैं जैसे बनाऊंगा तुरंत बनेगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले यहाँ लिखता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 + i/3। भैया इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन में बताओ कहाँ पे होगा, 1 + √3। 1 + √3 कहीं अंदाज पे बताइए, ये भी पॉजिटिव यही पॉजिटिव, कहीं यहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहीं कहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लेते हैं कि यहाँ होगा, थोड़ा दूरी बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है। 1√3 मान लेते हैं कि यहाँ होगा, इस पॉइंट पे मान लेते हैं होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये वाला दूरी तो आपको पता है निकल ही जाएगा, इसको r बोलेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जगह की थोड़ी कमी है मेरे पास।
देखिए 2 क्वेश्चन मैं लिख करके रखा हूँ। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन पोलर फॉर्म और कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। दोनों को पोलर फॉर्म में करना है। अगर आपसे बनता है तो बनाइए, 1 2 3। वीडियो पॉज करके बनाना था, ठीक है ना। मैच करिए, सही बनाए क्या। देखिए मैं पहले वाले को कर रहा हूँ। पहले वाले को करूँगा तो क्या लिख लेता हूँ, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए भैया। 1 प्लस रूट 3 आयोटा, यही ना है। आयोटा आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में। देखिए कितना आसान है, वाई वाई डैश। अब भैया 1 3 है, 1 और रूट 3 है, तो कहीं भी होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मैं थोड़ा दूर ही बना रहा हूँ, रफ फिगर है ये, कोई लेना देना नहीं है कि क्या है ये। यहाँ पे रख लिया 1 रूट 3, इतना दूर पे थोड़ा, ठीक है। यहाँ से अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारा r होगा, मतलब मॉडुलस। तो मॉडुलस निकाल लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, दिस इज एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया भैया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब यही कोऑर्डिनेट को r और थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हमको r और थीटा के फॉर्म में निकल जाए तो क्या होगा, बात बन जाएगा, तुरंत लिख लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, r निकाल लेते हैं। r का मतलब मॉडुलस ऑफ z होता है। वो कैसे निकलता है, यहाँ के बीच की दूरी, ये तो सीधा ही पता है आपको, a² प्लस b², है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 और 3 4, अंडर रूट 4 का मतलब क्या हो गया 2। ये वाला डिस्टेंस हमारा निकल गया 2, ठीक। अब tan थीटा से थीटा निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा निकालिए। अरे बाबा यहाँ का डिस्टेंस क्या है 1, ये डिस्टेंस क्या है रूट 3, ये वाला। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, क्यों, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3/1। तो यहाँ से थीटा आपको निकल गया। tan कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है, 30 डिग्री का। तो आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, डिटेल में हम बना दे रहे हैं अभी ना। tan 60 डिग्री होता है सर, π/3, π/3 का वैल्यू रूट 3 होता है। दोनों तरफ से tan हटा लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है ना। थीटा निकल गया π/3। मैंने क्या कहा था कि यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा r cos थीटा, दिस इज यहाँ का होगा r cos थीटा और i sin थीटा, इसी फॉर्म में लिखना है। मेरे को r का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू पता है, तो यहाँ देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ लिख रहा हूँ ना, देयरफॉर पोलर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, या पोलर फॉर्म सीधा लिख देते हैं ना। पोलर फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r cos थीटा, मतलब r क्या है सर मेरा 2 और r कॉमन ले लेते थे ना। नहीं मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार। अरे भाई पोलर फॉर्म क्या था, अभी थोड़ा देर पहले बताया था। दोनों में r कॉमन ले लेता हूँ, चल लिख के दिखाता हूँ। r cos थीटा, दिस इज r cos थीटा। थीटा का वैल्यू मेरा कितना निकला है भैया, दिस इज π/3। अरे इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ऐसे ही ना लिखेंगे। हाँ भाई, i sin थीटा, थीटा की जगह π/3 हमने निकाल लिया है भाई। यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos π/3 प्लस, यहाँ भी r होगा ना, सॉरी r, क्योंकि यहाँ भी तो r है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था क्या, आई r sin थीटा होता है, यहाँ पे r होता है आई r, दिस इज r होता है ना। तो दोनों जगह से r कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा, i ये हो गया cos π/3 प्लस i sin π/3, r कॉमन ले लिया, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये तो मैं बड़ा डिटेल में बनाया, बहुत डिटेल में बनाया, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो एक लाइन में बनाने सीखना है, ठीक है। ये बिना कुछ कलम चलाए इतना हम लोग करेंगे। r निकालेंगे मन ही मन और सीधा वहीं लिखेंगे। देखिए मैं कैसे करके बता रहा हूँ आपको, ये बन गया था सवाल, ठीक है ना। 11th में आप एग्जाम में बनाइए ऐसे, ऑब्जेक्टिव है तो कैसे बनाइए, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, मन ही मन करेंगे। देखिए हमको पता है कि यहाँ का जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या, यहाँ का जो r cos थीटा, ठीक है, r हमने कॉमन ले लिया था, प्लस i sin थीटा, यही ना होता है पोलर फॉर्म में। तो मेरे को थीटा चाहिए और r चाहिए। r आपको साफ साफ यहीं निकाल लो, यहीं निकालो, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 1 और 3 4 का क्या निकल गया जी, 2 निकल गया, मन मन निकालिए। और क्या, थीटा, थीटा कैसे निकलेगा, अगर ये रूट 3 है
ये 1 मतलब √3/1 हो गया tan थीटा, मतलब √3 हो गया tan थीटा। कितना डिग्री का होता है √3? तो 60 डिग्री का होता है। तो थीटा भी आपका निकल गया कितना? 60 डिग्री। 60 का मतलब कितना? π/3। नहीं तो नहीं आता है ना π/3, तो 60 लिख के काम चला दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। तो r की जगह बस यही खत्म हो गया पोलर फॉर्म में। 2 cos थीटा, थीटा का मतलब π/3 और i + i sin π/3। एक ही लाइन में आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव है तो एक ही लाइन में बना के निकालना है, बस थीटा मन ही मन निकालिए भाई कितना डिग्री का होगा। ठीक, बहुत आसान है ना। और देखो ना भाई दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, ये और मज़ेदार है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इन पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, बना लेंगे पहले। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए बनाएंगे कैसे। -16 है, 1 + i/3 यही ना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे भैया, इसका कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। कर लिया, तो ये -16, दिस इज -16, 1 - i/√3 और ये क्या होगा a + ba - b, a² - b²। अरे भाई बहुत आसान है, ये क्या होगा -16, 1 - i/√3। ठीक है, देखिए 1 ही हो जाएगा, आयोटा के स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, i√3 का 3, तो ये 4 हो गया। दिस इज 4 हो गया ना, 4 से इसको सीधे ही काट दीजिए। ठीक है, तो ये 4 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज +4 i/√3। देख लीजिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अरे भाई जब हो गया तो इसको आप प्लेन में दिखाइए ना, अर्गेंट प्लेन में दिखाइए। ये कैसे, ये नेगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो इधर कहीं पे एक रफ फिगर है, बस रफ फिगर है, आप दिखाइए ना इसको। 4√3, ठीक है ना, 4√3 आयोटा को इधर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देने की बात है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी ये वाला एंगल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये tan थीटा कंप्लीट करेंगे। इसको हम अल्फा मान रहे हैं क्योंकि इस ट्रायंगल में हम ये अल्फा निकाल लेंगे। थीटा तो ये है, तो 180 से माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि इसका सम 180 होगा ना, लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल का सम 180 होता है। तो हम ये निकाल लेते हैं, 180 से माइनस करेंगे ये निकल जाएगा। उसके पहले r निकाल लेते हैं, दिस इज r, ऑरिजिन से इस पॉइंट के बीच की दूरी या पोल से इस पॉइंट के बीच की दूरी। r क्या होगा, x² + 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 16 ही हो जाएगा और ये 16 या 48, मतलब ये 64 का 8 प्लस माइनस दोनों निकलेगा, लेकिन r कन्वेंशनली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लेना है। r क्या होता है, r जो होता है ना पॉजिटिव होता है कन्वेंशनली। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि r डिस्टेंस है, ठीक ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। r निकल गया, अब मेरे को चाहिए क्या भैया, थीटा निकल जाएगा तो बात खत्म। चलिए थीटा निकालते हैं। tan थीटा कैसे, थीटा तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, अल्फा निकलेगा, पहले अल्फा निकाल लेते हैं। थीटा ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4, ये डिस्टेंस, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा -4, लेकिन डिस्टेंस तो 4 ना होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। और ये कितना हो गया भैया, 4√3, दिस इज 4√3। तो tan अल्फा कितना निकलेगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 4√3/4 खत्म। तो अल्फा इज इक्वल टू, फिर से इसको कितना लिख सकते हैं, इधर tan लिख लो थोड़ा देर, तो दिस इज अल्फा ना, तो इसको tan आप लिख सकते हैं कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा निकल गया π/3। अरे बाबा अल्फ़ा निकल गया ना, सॉरी अल्फ़ा निकला, ये निकला, लेकिन एम्पलीट्यूड तो ये है ना, देयरफॉर एम्पलीट्यूड थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, मतलब π - π/3 ये निकल गया ना। तो 180 से माइनस कर देंगे, 180 से माइनस इसको कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा ना, पूरा 180 है, पूरा 180 से माइनस कर दिए, बचा कितना होगा, सॉल्व करिए, 3π में से 1π गया, 2π/3। नाउ जब थीटा निकल गया तो पोलर फॉर्म आराम से लिखेंगे। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, बोलिए तो, r कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा। अरे यार कितना आसान है, r का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है, r कितना निकाले हो, 8 निकाले हो, दिस इज 8। और cos थीटा, थीटा कितना निकला, ये वाली 2π/3 प्लस i sin, दिस इज 2π/3। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म, एकदम तुरंत निकल जाएगा, है ना। इतना मैं लंबा किया हूँ आपको बस दिखाने के लिए, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
मतलब इसी को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक, ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, इसको शॉर्टकट बना के दिखा रहा हूं कैसे एक लाइन में बनेगा। ठीक है, यहां तक तो सेम ही करना होगा, यहां तक भी आप चाहो तो शॉर्टकट कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको भी आपको एक छोटा बना के दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना लगे, है ना। जितना, क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो टाइम कम रखता है, तो उसके लिए शॉर्टकट प्रैक्टिस जरूरी है। हम क्या करेंगे, सीधा इसका कंजुगेट से मन ही मन गुना कर देते हैं। तो इतने या मन ही मन गुना अगर हम करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ नीचे तो लगता ही है क्योंकि नीचे कंजुगेट से गुना करते हैं। तो नीचे a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा लगेगा, याद रख लेना। यहाँ कॉम्प्लेक्स वाले केस में a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स वाले केस में देख लो ना, a स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर करिएगा ना तो आयोटा स्क्वायर के कारण ही प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अब सीधा यहाँ प्रैक्टिस करो तो सीधा हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा यहाँ तो ये -16 है, हम सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे और यहाँ पे कंजुगेट जो रहेगा ऊपर वाला बचल रहेगा। और क्या, हमको क्या लेना देना है, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सीधे देख रहे हैं कितना हो जाएगा, -4 और ये माइनस माइनस प्लस 4√3 आयोटा। आप इसको क्या करो, फटाफट रिप्रेजेंट कर लो। कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, यहीं पे करोगे, ये -4 और ये 4√3, दिस इज 4√3। आप ऐसे बना लो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 4, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, यहाँ का कोऑर्डिनेट तो -4 होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्टेंस तो ये 4 ही होगा। और ये कितना हो गया भैया 4√3, ये अल्फा होगा, ये मेरा आर्गूमेंट है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्या करोगे, उसी को हम थोड़ा स्टेप कट कर रहे हैं ना। तो देखिए हमारा tan अल्फा tan थीटा इज इक्वल टू p/h, थीटा के सामने p/h मैंने e/e करोगे तो 4 खत्म √3, तो √3 कितना होता है tan 60 का, tan 60 का ही तो वैल्यू होता है, मतलब इस 60 निकल गया तो 120 निकल गया। और 120 का मतलब कितना होता है, 120 का मतलब अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो 120 ही लिखिए। इसे 120 को अगर आप चाहो तो π/180 से गुना करके रेडियन में चेंज कर सकते हो, 6 × 18 6 2π/3 होता है। अगर आपको याद है तो बढ़िया है, और नहीं अगर याद है तो और आसान है। यहाँ ये 60 हुआ ना, 60 का मतलब π/3 को पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2π/3, 2π/3 निकल गया ना, निकला ना। अरे बाबा tan थीटा निकालोगे p/b तो 4 ऐसे करोगे ना, मन ही मन तो करना, 4 खत्म √3 मतलब π/3, ये वाला एंगल π/3 निकल गया, तो पाई में से इसको घटाओगे पाई माइनस π/3 तो 2π/3 निकल जाएगा, नहीं 2π/3 बस निकल गया। तो क्या, बस खत्म कहानी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी को लिखना था पोलर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा r का r भी निकाल लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस यही निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और इसका √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48 और 4 64, 64 का 8 निकल जाएगा डिस्टेंस है। अब 8 निकल गया तो r cos थीटा, r दिस इज cos थीटा, तो cos 2π/3 है ना। आपको ऐसे अभ्यास करना है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ बस इसलिए। और प्लस साइन 2π/3 और आयोटा यहीं पे लगा देना है, ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। ऐसे डायरेक्ट सारे क्वेश्चन को एक लाइन में बना सकते हो। आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा मैं डिटेल डिस्कशन में चला गया था ताकि आपको शॉर्टकट भी समझा सकूँ और लॉन्ग कट भी समझा सकूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना। और फैलाइए थोड़ा इसको, शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए। मैं सारा एक एक क्लास बना दूंगा, ठीक है ना। बस आपके तरफ से मेरा सहयोग है कि आप इसको शेयर करिए, ठीक है। गुड बाय, ठीक है।